नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पुनः इस बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर आज दिखाने वाला हूं। मैं आपको क्या लाया हूं, आज दिखा रहा हूं आपको। जैसा कि मैं आज जेनेटिक्स से हट के मैं एक दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा आपसे। आज मुख्यतः मैं साइटोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। साइटोलॉजी में मैं मुख्यतः साइटोलॉजी के ऊपर सेल के ऊपर बात करने वाला हूँ। दिखाते हैं कि आपके लिए मैंने क्या लाया हूँ। सही है, जैसे कि आज हम बताए हैं सेल, आपको दिखाया है हमने कि सेल क्या है। समझिएगा सेल क्या है। सही है, सेल से पहले हम लोग आपको एक छोटी सी बात बता दें। एक टर्म होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी किसको कहते हैं? सही है, साइटोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कहने का मतलब ये हुआ, कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। वहीं अगर मान लीजिए एक टर्म का अध्ययन कर ले, एक टर्म और आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी समझिएगा, हिस्टोलॉजी क्या होता है? जब हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो मुख्यतः उसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाएगा और टिश्यू के अध्ययन के शब्द को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन किया जाएगा। वहीं साइटोलॉजी में जो हम लोग मतलब सेल का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसको देखा जाए तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। अब बात चलती है कि सेल क्या है, सेल कहते किसको है। सही है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, सेल जो है कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे जीव का जो है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीव होगा तो उसका सबसे पहले बेसिक यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। देखा जाए तो जिस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं लेके, तो जैसे ये घर बनाना है। सही है, घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक ईंट को जोड़ते हैं। सही है, और एक एक ईंट को जोड़ने के बाद वह एक एक ईंट जो है सेल का काम करता है। सही है, तो एक एक ईंट जोड़ने के बाद उस घर का निर्माण किया जा सकता है। सही है, तो उसको हम लोग कहेंगे। सही है, मतलब सेल जो है, सेल आपस में जब जुड़ता है तो बनाता है कोशिकीय अंगक, और वही कोशिकीय अंगक जब एक जगह जुड़ता है तो फिर बनता है मतलब अंग तंत्र बनने लगता है, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम भी सब एक जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो एक स्पेशल जीव का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक इंडिविजुअल, एक जीव बनता है। यहीं से फिर मतलब निर्जीव और सजीव का विकास होने लगता है। तो मित्रों समझिएगा सेल क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन जीव जो है वो लिविंग होना चाहिए। सही है, तो लिविंग सजीव जगत की एक जो छोटी सी इकाई होती है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। वही मैंने साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी टर्म्स की भी बात किया। सही है, देखिएगा कहा जाता है कि साइटोलॉजी के पिता कौन थे। सही है, हु इज द मतलब फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी देखिएगा तो मुख्यतः रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक जो है, इन्हीं को हम लोग साइटोलॉजी का पिता कहते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो लगभग देखिएगा 1665 ईस्वी में, मतलब 1665 ईस्वी में देखिएगा तो इन्होंने सेल का बारीकी से अध्ययन किया और सेल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लोगों के बीच रखी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को। वैसे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा सेल जो होता है, जिस प्रकार मान लीजिए छोटा छोटा सेल जो है आपस में जुड़ता है। ये देखिए इस तरह से सेल बने रहते हैं हमारे बॉडी में, अंदर में बॉडी में जो है क्रिएशन होते रहता है, सेल का निर्माण चलते रहता है। अब मैं ये बात करूं मतलब ये ग्रुप जो होता है, ग्रुप मतलब हुआ समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। वहीं मगर पर्टिकुलर एक की बात करूं तो एक को हम लोग सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सही है, एक जो है सिर्फ एक कहलाएगा सेल और बाकी सब कहलाएगा क्या चीज, मतलब टिश्यू कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। यही वैज्ञानिक थे। सही है, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। सही है, यही रॉबर्ट हुक इन्होंने ही सेल को विस्तृत ढंग से हम लोग के बीच लाया। वैज्ञानिक तथ्य के सोचते हुए, आधारों को मानते हुए इन्होंने सेल के हर एक मतलब और कोशिकीय अंगक जो होते हैं उन सारे कोशिकीय अंगक का डिस्क्रिप्शन दिया। सही है, और सेल को हमारे बीच प्रस्तुत किया। सही है, इसलिए हम लोग इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। प्राय जनरल कंपटीशन में पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सही है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मैंने ये दिखाया आपको। सही है, मैं बात करता हूँ। सही है, आप देखेंगे मित्रों, सही है, ये सेल होता है और इस सेल के अंदर देखिएगा, इस सेल के अंदर एक छोटा सा भाग रहता है,
ये पराया हुआ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वहीं इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ओवरऑल देखें तो हम लोग इसको कहते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, सही है, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। मैंने कोशिका का ये ब्रेन होता है, मस्तिष्क का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। प्राय देखिएगा तो केंद्रक, इस केंद्रक की खोज सेल के अंदर प्राय गाढ़ा जैलुनुमा पदार्थ भरा रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये केंद्रक जो है बीच में तैरता हुआ रहता है, सही है, अंदर में बेचारा बीच में स्थित रहता है, जिसका नाम ही है केंद्रक, जो केंद्र में स्थित हो उसको केंद्रक कहते हैं, सही है। तो ये न्यूक्लियस रहता है, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज जो है वो एक बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, सही है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने ही सर्वप्रथम केंद्रक को देखा, सही है, और केंद्रक को देखा और इन्होंने ही, सही है, केंद्रक का नामकरण किया, रॉबर्ट ब्राउन, सही है। मैंने रॉबर्ट ब्राउन का आपको ये फिगर भी दिखाया, ये रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, सही है। इन्होंने ही केंद्रक को डिस्क्रिप्शन के रूप में लाया, सही है, केंद्रक को दिखाया, केंद्रक होता क्या है, सही है, केंद्रक जो है होता क्या है, केंद्रक के अंदर रहता क्या है, इन सारी चीज़ों का जो है वर्णन इन्होंने ही किया, सही है, ये रॉबर्ट ब्राउन। मैं आगे बात करूँ, सही है, तो आप अगर देखेंगे तो मैंने ये बताया से कि केंद्रक सेल है क्या, सेल कहते हैं किसको, है। जब सेल का आविष्कार हो गया, फिर केंद्रक का आविष्कार हो गया, तो सेल और केंद्रक के आविष्कार के बाद से बाद में लगभग 1838 से 1839 के बीच जो है सेल थ्योरम आया, सही है, सेल थ्योरी हम लोग कहते हैं इसको, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के लिए जो है, कोशिका सिद्धांत के लिए 3 वैज्ञानिक रिस्पॉन्सिबल थे, सही है। एक का नाम था शलाइडन, सही है, सलाइडन। एक थे स्वान से, सलाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के जानकार। अगर मैं वही बात करूं स्वान की, सही है, स्वान देखिएगा, स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट मतलब जंतु विज्ञान के जानकार थे, जंतु विज्ञान के जानकार थे, सही है। और इन दोनों के योगदान से, सही है, एक और वैज्ञानिक का नाम था उनका विर्चो, सही है, विर्चो। इन तीनों वैज्ञानिक के मतलब सहयोग से बेसिकली मुख्यतः योगदान रहा शलाइडन और स्वान का, सही है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी लाया, सही है, और कोशिका सिद्धांत को यहाँ से लाकर से हम लोग के बीच कोशिका हम क्यों कहते हैं, इस सिद्धांतों को उन्होंने रखा, सही है। ये शलाइडन और स्वान, विर्चो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सही है। इन दोनों ने मिलकर 1838 से 39 के बीच जो है सेल थ्योरम लाया। अब सेल थ्योरम कहता क्या है, कोशिका सिद्धांत कहते किसको है, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत के लिए मैंने पहले इससे लिख दिया हूँ, सही है। पहला अगर मैं बात करूँ ओवरऑल से कोशिका सिद्धांत है क्या, तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। अगर मैं बात करूं, हर एक बात सही बात है कि जो भी जीव जो है, जो जीव उत्पन्न लेता हुआ एक सेल से उत्पन्न होता है। कोशिका की जो उत्पत्ति होगी वह एक कोशिका से ही होती है, एक कोशिका से किसी भी कोशिका की उत्पत्ति होती है। एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सेल, से प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होगी। पहला सिद्धांत ये दिया गया। अगर मैं वहीं दूसरी सिद्धांत की बात करूं तो दूसरा सिद्धांत में ये जब बोला इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, सही है, सही बात है। कोई भी जीव होगा तो कोई भी जीव के लिए से मतलब उनका सेल जो है हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो या हो वो मल्टी सेलुलर हो, सही है, हो सकता है वो एक कोशिकीय जीव हो या हो सकता है वो बहुकोशिकीय जीव हो, सही है। एक तीसरा भी एक मतलब जैसे देखा जाए यूनिसेलुलर, उससे पहले एक ए सेलुलर जीव भी आया करते थे, लेकिन उन ए सेलुलर जीव को मतलब प्रोटोजोआ के अंतर्गत रख दिया गया, सही है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब वर्णन किया गया तो एक जो है प्रोटोजोआ और एक मोटा मेटाजोआ को रखा गया। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ए सेलुलर और यूनिसेलुलर जीव को रखा गया, वहीं मेटाजोआ के अंतर्गत जो है मल्टी सेलुलर जीव को रखा गया, बहुकोशिकीय जीव को रखा गया। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए सेल थ्योरम के अनुसार, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। बात तो सही है, सी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट अप वन और द मेनी सेल्स, या तो एक सेल से बनेगा या फिर बहुत सेल से बनेगा, सी है। इसका भी मैंने ये आपको पूरा लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ। अगर मैं दूसरे की बात करूं मतलब तीसरे सेल थ्योरम की बात करूं, तो तीसरा सेल थ्योरम को हम कहते हैं कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन स्वतंत्र इकाई है, सही है। तथापि एक कोशिका मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। बिना एक कोशिका अगर हम चाह लें कि मतलब सेल बिना सेल के मिलने से अगर जीव का जीर्णोद्धार हो जाए तो यह संभव नहीं होता है। क्या होता है, मान लीजिए ढेर सारे सेल्स हैं, सही है। जैसे हमारे बॉडी में देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 सिस्टम काम करते हैं, 11 तंत्र काम करते हैं, और इन 11 तंत्र के एक साथ काम करने से, सही है, एक जीव बनता है, एक इंडिविजुअल का विकास होता है। और सारे फंक्शन जो है वो अगर प्रॉपर वे में काम कर रहा है, अगर सही तरीके से काम कर रहा है, सही है, तो जीव का जो है मतलब
सारे फंक्शन अच्छे से काम करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, एक स्वतंत्र इकाई होती है, तथापि कहता है कि सब कोशिका मिलकर काम करती है। बात सही है। अगर एक भी कोशिका गड़बड़ हो जाए तो फिर सेल्स बॉडी का काम करना बंद हो जाएगा। तो सारे सेल्स काम करते हैं, सही, और सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं, सही। फलस्वरूप एक जीव बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। उससे पहले भी कई टर्म्स आते हैं, सही, मतलब जीव के एक जीव डायरेक्टली किसी सेल के जुड़ने से नहीं बनता, बल्कि टर्मो बाय टर्म से ये सेल धीरे धीरे बनता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ से लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सजीवों का मतलब संगठन का स्तर होता है और फिर निर्जीवों का भी संगठन का एक स्तर होता है। तो अगर मैं यहीं पर बात करूं इंग्लिश में, से ये कहता है ईच सेल इज एन द इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब प्रत्येक सेल जो है एक स्वाधीन इकाई है, एंड दैट येट दैट द फंक्शन टुगेदर द रिजल्टिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, से सब मिलाकर एक साथ जब सेल काम करता है, से तो उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के रूप में जो है एक जीव जन्म लेता है, से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सही है। यह मत लाया गया तीसरा सिद्धांत के अंतर्गत, इसने बताया, स्लाइडन और स्वान ने बताया। सही है। अगर मैं वही बात करूं, सही है, देखूं अगर चौथे सेल के रूप में से चौथा सिद्धांत क्या दिया गया, तो आप देखिएगा कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, जिस क्रिया से होती है, उसमें केंद्रक एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रिएटर भी कहते हैं। मैंने ये लिखा हुआ हूँ, सही है। तो केंद्रक जो है एक सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता, सही है, और सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करके, सही है, मतलब एक रूप में भाग लेता है, जिससे जो है मतलब सेल बनता है। सेल की जो है कोशिका की उत्पत्ति होती है। अगर देखा जाए तो कहता है सेल ऑरिजिनेट्स बाय अ प्रोसेस बाय ऑफ बिल्डिंग दैट इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द पार्ट ऑफ अ क्रिएटर। सही है। न्यूक्लियस जो है मतलब सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है। सही बात है। से किसी भी जीव का, कोई भी जीव जो है मतलब वो केंद्रक के बेस में से है। जब अंदर में देखा जाए, हम चलते हैं अभी बताते हैं, से जब आप देखेंगे सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ करता है, केंद्रक हुआ करता है, और केंद्रक के अंदर देखिएगा तो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन हुआ करता है। सही है। और नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन की मैं अगर बात करूं तो अगर हम उसको खींचें, सही है, बाहर निकाल कर देखें तो बाहर निकालने के दरमियान क्या होता है, उसमें से ढेर सारे डीएनए का छल्ला निकलता है। सही है। डीएनए का एक मतलब गुणसूत्र जो होता है, डीएनए ढेर सारे निकलते हैं। सही है। आप सोच लीजिए एक कोशिका के अंदर इतने नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन भरे हुए हैं, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन का जाल इतना भरा हुआ है कि अगर मान लीजिए मतलब एक आदमी जो है, एक इंसान पूरे पृथ्वी को घूमते हुए, सही है, घूमते हुए अगर पूरा पृथ्वी का चक्कर काटते हुए पुनः जहाँ से चलता है अगर वहाँ पहुँच जाए, तो भी जो है एक इंसान के अंदर, एक सेल के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कभी खत्म नहीं हो सकता। सही, इतने भरे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग बार बार भी जिक्र कर रहे हैं कि केंद्रक जो है, केंद्रक को हम लोग ब्रेन कहते हैं। केंद्रक जो है सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का मस्तिष्क का काम करता है। सही, जिसमें जो है जीवों के निर्धारण के लिए, सही है, जीवों के निर्माण के लिए मतलब जो है सारे मतलब इंफॉर्मेशन, सारे जो है सूचनाएं भरे हुए रहते हैं। सही है। तो ये मुख्यतः देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है केंद्रक जो काम करता है, मतलब सेल के अंदर जो केंद्रक काम करता है, वह केंद्रक देखिएगा तो क्रिएचर का काम करता है, एक सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिसके बेस पर जो है, जिसके बेस पर पूरे सेल का निर्माण होता है। तो आप मित्रों समझे होंगे। सही है। सेल का देखा जाए, मगर छोटी छोटी बात कहूँ, अगर देखा जाए तो अगर मैं वही बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को आप देखते होंगे। सही है। मधुमक्खी के छत्ते में इस तरह से गोले गोले रचना पाए जाते हैं, इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है, और इतने मतलब जिनको हम लोग कोठरी भी कहते हैं, कोठरी। सही है। ढेर सारी ये कोठरी रहते हैं, और ये ढेर कोठरी जो है एक जगह एकत्रित होते हैं पूरे मिलकर। सही है। तो मधुमक्खी के छत्ते को बनाती है। सही है। और मधुमक्खी उसमें जो है रहती है। बस इसी तरह जो है सेल काम करता है। इसी तरह आप देखेंगे तो हमारे बॉडी में सेल काम करता है। सेल हर एक जगह मतलब एक एक सेल इकट्ठित होते हैं, इकट्ठित होकर, सही है, तब जाकर जो है मतलब ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं एक छोटी सी सूचना मैं दूं लेके, सही है, लगभग देखिएगा तो मतलब 600 खरब, मैं बात कर रहा हूं 600 खरब सेल जो है एक मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हुआ करता है। पूरे बॉडी में जो अगर मान लिया कैलकुलेशन किया जाए कि सेल कितने होती है, तो एक मनुष्य के अंदर, एक हेल्दी मनुष्य के अंदर देखा जाए तो लगभग 600 खरब, सही है, 600 खरब सेल जो है वो पाया जाता है। लगभग 600 खरब सेल रहता है। वही अगर मैं बच्चे की बात करूँ से, तो लगभग बच्चे में देखा जाए तो लगभग 20 अरब के पास ही है लगभग सेल रहते हैं। सही है। मतलब देखा जाए तो हमारे बॉडी में प्रत्येक दिन जो है सेल जन्म लेता है और मरते रहता है। सही है। लगभग अगर 600 खरब का 10% कर दिया जाए तो लगभग 600 मतलब 600 खरब है, 600 मतलब अगर चला जाए अरब की मैं बात करूं से, तो 10% देखा जाए 600 खरब का 10% से है, उतना सेल जो है प्रत्येक दिन मतलब किसी इंसान में जो है
जन्म लेता है और मरते रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है कोशिकाओं का नित्य दिन जो है पुनर्फिर से जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। इस प्रकार जो है सेल अपने चक्र में मतलब रीन्यू होते रहता है। चूंकि नए सेल जो है वो ज़्यादा कारगर करते हैं बनिस्पत पुराने सेल के। आप देखेंगे तो पुराना सेल जो है वो काफ़ी मतलब धीरे धीरे कमजोर होते जाता है, सही है। तो पुराने सेल को डीजेनरेट कर लेती है हमारे बॉडी, जो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से पुराने सेल को डिलीट कर देती है और पुराने सेल को डिलीट करके फिर से नए सेल का निर्माण करती है, सही है। तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है, सही है। तो देखिएगा 600 खरब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सेल ऐसे है, वहीं 600 अरब सेल जो है प्रत्येक दिन जन्म लेता है और प्रत्येक दिन मरता है। तो ये कोठरी जो है, इस कोठरी को अगर सब मिला के अभी तुरंत बताया था मैंने कि इसको टिश्यू कहते हैं, सही है। इसी में से अगर मैं एक की बात करूं तो एक को हम लोग कहेंगे सेल, हिंदी में कहते हैं एक को कोशिका, सही है। तो कोशिका जो है यह मुख्यतः एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी इंडिविजुअल के बनने में, किसी भी जीव के बनने में। अब मैं बात करता हूं साइज ऑफ सेल क्या होता है, सही है। साइज ऑफ सेल क्या है, मतलब कौन सा जीव जो है कितने छोटे होते हैं, सही है, और कौन सा जीव देखा जाए तो कितने बड़े होते हैं, मैं इसके ऊपर बात करता हूं, सही है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं सबसे अगर छोटे सेल की बात करूं तो 0.1 माइक्रोमीटर एक जीव है जिसका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जीव है, शॉर्टकट में अगर देखिएगा मित्रों तो इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएलओ। सबसे छोटा जीव अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो 0.1 म्यूएम माइक्रोमीटर का व्यास का ये रहता, सही है। और मात्र, सही है, बहुत छोटा, सबसे छोटा जीव यही पाया जाता है पृथ्वी पर, जिसका सबसे छोटा सेल यही होता है इसी का। अगर मैं बड़े सेल की बात करूं तो बड़े सेल में देखिएगा लगभग 170 इंटू 130 या 35 के लगभग आप देखिएगा, मतलब इतने व्यास के बड़े होते हैं। एक जीव है, नाम है ऑस्ट्रिच। आप सुने होंगे ऑस्ट्रिच को हम लोग हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग, अगर शुतुरमुर्ग का अंडा देखा जाए तो 170 गुना 130 सेंटीमीटर व्यास के लगभग ये मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं और एक सेल होते हैं, सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे छोटा सेल हुआ, सबसे छोटा सेल देखा जाए तो पीपीएलओ का हुआ, सही है। पीपीएलओ मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो जाते हैं। इसी में मुख्यतः पीपीएलओ में इसी में मुख्यतः आप देखिएगा तो बैक्टीरिया आ जाता है, सही है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं, सही है, और प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म हो जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे पीपीएलओ। वहीं बड़े सेल की बात मैं आपको बता रहा था कि मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वह 170 इंटू 130 कहीं 135 भी लिखा जाता है, मतलब मिलीमीटर व्यास का ये हुआ करता है। तो सबसे बड़ा देखा जाए सेल सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का हुआ करता है, वहीं सबसे छोटा जो सेल होता है वो पीपीएलओ का हुआ करता है। पीपीएलओ मैंने लिखा है यहाँ पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीएलओ कहते हैं, सही है। ये देखा गया। तो ये मैं आपको कुल मिलाकर दिखाया कि साइज ऑफ सेल क्या होता है, कोशिका का आकार जो है किस तरह से होता है, कौन सा सेल जो है वो बड़ा होता है और कौन सा सेल छोटा होता है, मतलब सबसे छोटी आकृति किसकी होती है और सबसे बड़ी आकृति किसकी होती है, इसके ऊपर मैं जिक्र किया। अभी आप देखेंगे मतलब आप यहाँ पर मैं एक छोटा सा टॉपिक दिया हूँ, शेप ऑफ सेल, सही है। शेप मतलब साइज और शेप। साइज में मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, आकार देखते हैं कि मतलब उसकी माइक्रोमीटर में कितनी लंबाई चौड़ाई है, व्यास उसका कुल कितना, ये देखते हैं, सही है। और शेप में अगर देखा जाए, शेप मतलब होता है रूप मतलब सेल का देखा जाए तो रूप किस तरह से काम करता है, सही है। सेल किस तरह से होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मसल सेल हुए। मसल सेल्स का देखा जाए तो आकार कुछ अलग तरह का होता है, या मान लीजिए फैट सेल होगा, फैट सेल का आकार देखेगा तो कुछ अलग प्रकार का होगा, सही है। बसाव तक कहते हैं, मान लीजिए इसी को हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। अगर मान लीजिए इस सेल का अध्ययन किया जाए और इस सेल को देखा जाए तो ये कुछ अलग किस तरीके दिखते हैं, सही है। मान लीजिए आरबीसी को देखा जाए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल सेल्स होता है, अगर इसकी आकृति देखा जाए तो इसका शेप जो अलग रूप में दिखता है। अगर मान लीजिए डब्ल्यूबीसी की देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी में व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, सही है, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, सही है। इसका आकार देखा जाए तो कुछ अलग प्रकार के दिखते हैं, सही है। ऐसे से ढेर सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं, सही है, और उन सब सेल का जो है रूप अलग अलग तरह से होता है, सही है, और विविध विविध रूपों में जो वो सेल निर्माण करता है, सही है, और अपने आकार को अलग अलग रूपों में दिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो ओवरऑल जितने भी सेल्स होते हैं हर एक सेल का जो है शेप अलग अलग होता है, उसका शेप जो है डिजाइनिंग अलग अलग किया जाता है। मैं वैसे बताया था अभी से
मैं ये बता रहा था ओवरऑल सी कि सेल किस तरह से बना सी है, सेल का आविष्कार किसने किया, जैसे कि मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक ने सेल का आविष्कार किया था। वहीं केंद्रक का आविष्कार के बारे में हम लोग देखें तो केंद्रक का आविष्कार जो मुख्यतः रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अभी मैंने आपको दिखाया था, सही है, मतलब ये जो थे रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में इन्होंने मतलब इसको सेल को जो है देखा और सेल को देखकर फिर इसका नामकरण किया था। वहीं मैं अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करूं तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1804 ईस्वी में इस सेल को जो है लाया। फिर अगर मैं बात करूं रॉबर्ट ब्राउन ने मतलब न्यूक्लियस को लाया था, सॉरी, तो वहीं पर देखा जाए मतलब सेल का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किस बेसिस पर कार्य करता था। मैंने 3 चीज़ बताया था कि स्लाइडन, स्वान, सही है, और बिरचो थे। इन सब ने 1838 से 39 ईस्वी तक जो है सेल के थ्योरम को, सिद्धांतों को लाया सी। और फिर मैंने बारी बारी से आपको बताया कि सेल सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है, इसके ऊपर भी मैंने जिक्र किया और सेल सिद्धांत को लाते हुए मैं फिर आगे बढ़ता चला गया, सही है। तो इस प्रकार आज मैं आपको से पूरी तरह से मतलब सेल के बारे में बताया सी कि सेल किस तरह से काम करता है, सी, और सेल का जो है वह किस तरह से जो है रूप राछा से ढंग होता है, सी। सेल में जो है सेल की संख्या है मानव के बॉडी में कुल कितनी होती है, सी, कितने सेल पर डे मरता है और कितने सेल पर डे जन्म लेता है, सी। वैसे मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सी, सबसे लास्ट में चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये लास्ट चीज़ ये चीज़ है कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है। सेल को मतलब सेल का जो है कोशिका या बेसिक यूनिट क्यों कहलाता है, मतलब आधार इकाई क्यों कहलाता है, सही है। अगर आप सोचेंगे तो सेल के अंदर देखा जाए, अगर मान लीजिए मैं ओवरऑल सेल की बात करूं तो सेल के अंदर देखिएगा बहुत सारे कोशिकीय अंगक होते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यह सेल में ऊर्जा बनाता है, सही है, मतलब पावर हाउस का काम करता है। लाइसोसोम को कहते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम काम करता है। मैं मुख्यतः बता रहा हूँ सब कुछ, सही है। लाइसोसोम देखिएगा इसमें गोल्जी बॉडी होता है, सही है, जिसमें गोल्जी बॉडी जो है छोटे छोटे सेल्स के से मतलब हांडिस का निर्माण करता है, जिससे मुख्यतः देखा जाए लाइसोसोम वगैरह बनता है। ये देखा जाए गोल्जी बॉडी रहता है। वहीं पर देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से काम करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसका ये रहता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्यतः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, सही। मान लीजिए सेंट्रियोल रहता है इसी सेल के अंदर से, जो कोशिका के विभाजन में हेल्प करता है, तो इसकी भी मैं बात करता हूँ, सही। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसके अंदर देखिएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे कि मतलब ये सेल हुआ तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है मैं ये बताता हूँ। और दूसरा जो सेल के बाहर रहता है मतलब न्यूक्लियस के बाहर, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये दोनों मिलकर, सही है, दोनों मिलकर बनाता है एक रचना जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, यही प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। और इसी जीव द्रव्य के पिंड से जीवों की उत्पत्ति होती है और जीव जो है निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य का आधार होता है। कोई भी जीव तभी बनता है, कोई भी जीव तभी बनेगा जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, सही है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बनता तभी प्रोटोप्लाज्म बनता, सही है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि कोशिका के अंदर वो सारे महत्वपूर्ण कोशिकीय अंगक होते हैं, सही है, जिन कोशिकीय अंगक का अलग अलग कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य अलग होता है, राइबोसोम का कार्य अलग होता है, गोल्जी बॉडी का कार्य अलग होता है, लाइसोसोम का कार्य अलग होता है। जितने भी कोशिकीय अंगक हैं कोशिका के अंदर, सब कोशिकीय अंगक का अपना अपना कार्य होता है, और सारे कोशिकीय अंगक अपना अपना कार्य संपादित करके से सेल्स को मदद करता है, इंप्रूवमेंट करने में, सेल को बढ़ाने में मदद करता है, सही है। तो हम देखते हैं कि यह कोशिकीय अंगक कोशिका के अंदर रहता है। तो ओवरऑल मतलब एक तरह से, सही है, कोशिका को ही मतलब बॉडी का एक लिविंग यूनिट के रूप में मान लिया गया, सही है। इसलिए हम लोग कोशिका को बेसिक यूनिट कहते हैं, सही है। कोशिका जो है किसी भी जीव का आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो जीवों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है, सही है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मैं आज पूरी तरह से सेल के ऊपर मैं बताया आपको कि सेल जो है क्या होता है, सेल किस तरह से काम करता हूं, सही है। तो ये बताया। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, फिर इसी के साथ मैं अगले टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, सही है, सेल मतलब कितने प्रकार के होते हैं, और सेल कौन कौन सा सेल किस प्रकार से होते हैं, कैसे हम सेल पहचानेंगे कि ये सेल किस प्रकार का है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक मित्रों मैं यहीं तक रखता हूँ, सही है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सही है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सही है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।